हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनवी क्लासेस। सीपीसीटी के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पे पिछला वीडियो आपने देखा होगा जहाँ पे मैंने 13 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए थे। इनको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। अब आगे हम बात करें उसके अगले क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, सीपीसीटी के हम क्वेश्चन इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, क्वेश्चंस हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। इससे आप सिलेबस के आसपास ही रहते हैं और आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होते, आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरा कहने का मतलब है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और अच्छे स्कोर पाने के लिए ये सबसे कारगर तरीका है। आप अपने टॉपिक का पहले क्लियर रखें, उसके बाद ही आप एमसीक्यू में प्रिपरेशन करें। टॉपिक्स क्लियर नहीं होंगे तो एमसीक्यू आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। बाकी जो टॉपिक रह जाएंगे वो एमसीक्यू में, यानी इस तरह के वीडियोस में कवर होंगे। मैं यहाँ पे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर्स पा सकें। इस साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, रीलेवल व अनअकैडमी। रीलेवल व अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप आसानी से अपना जॉब पा सकते हैं। रीलेवल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको क्या करना होता है, आपको सिंपली बस गेट हाइड पर क्लिक कर अपना नॉर्मल सा एक रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन में बस आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है, आपके पास ओटीपी आएगा, आपको अपना नेम एंटर करना है, ईमेल आईडी, बस हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको गेट हाइड पर क्लिक करने के बाद ही ऑप्शन लॉगिन करने के लिए पूछ लेगा। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से आपको टेस्ट सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे पहले 3 तरह के टेस्ट थे, अब 2 तरह के टेस्ट और ऐड हो चुके हैं। टोटल 5 तरह के टेस्ट आपको यहाँ मिलते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट टेस्ट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट, बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट, बिजनेस एनालिटिक्स टेस्ट और डेटा एनालिस्ट टेस्ट। यहाँ पे क्या होता है, यदि आप मान लीजिए फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट चूज करते हैं, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आप एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज यहाँ पे पा सकते। नॉन टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो मिनिमम 4 LPA तथा टेक्निकल स्टाफ की बात करें तो 6 LPA तक भी यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में 8 LPA, 16 LPA, इसके अलावा यहाँ पे 22 LPA तक भी ग्रैब कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जॉब आपको कहाँ मिलती है, तो रीलेवल के साथ बड़ी कंपनी जुड़ी हुई हैं, जैसे अपग्रेड, मीशो, रोजर पे, इस तरह की बहुत सी बड़ी कंपनियां जो हैं इस रीलेवल के साथ जुड़ी हुई हैं। आपको क्या करना होता है, सिंपली अपने स्किल्स को प्रूव करना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे चूज़ किया डेटा एनालिसिस टेस्ट। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए टेस्ट स्ट्रक्चर ये रहा। 1000 टोटल मार्क्स हैं, आपको 700 प्लस यानी कि 1000 में से 700 से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं पास करने के लिए। 2 फेज में ये एग्ज़ाम होता है। पहले फेज 300 नंबर्स का होगा जिसमें आप कम से कम 150 से प्लस लेके आने, तब आप क्वालिफाई हो जाएंगे फेज 2 के लिए। फेज 2 को जब आप पास कर लेंगे फिर आपको 200 मार्क्स का इंटरव्यू फेस करना होगा, और जैसे आप इंटरव्यू फेस कर लेते हैं तब आप यहाँ पे आराम से जॉब पा सकते हैं। इसके लिए कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज, कोई भी फीस, कहीं पे कुछ भी नहीं देना है। अगर आप में स्किल्स है, आप में टैलेंट है, तो आप ये जॉब ग्रैब कर सकते हैं। तो आपको रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 प्लस आप होने चाहिए। आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना जरूरी है ताकि आप एग्जाम दे सकें। एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी अपडेट अगर आप चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से रीलेवल ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इससे आप उससे रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आप आराम से ले पाएंगे। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक अच्छी जॉब पाने के लिए आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो है, एक वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है, वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कॉमोडिटी हार्डवेयर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि यहाँ पे एक फाइल सिस्टम की बात हो रही है जो कॉमोडिटी हार्डवेयर पर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। कॉमोडिटी हार्डवेयर का मतलब ये है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं काम करने के लिए। तो उस पर बहुत सारी फाइल स्टोर होती हैं अलग अलग। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 10th क्लास का रिजल्ट है। अब सर्वर तो आप जानते हैं, सर्वर मतलब एक तरह से कंप्यूटर ही होता है। कंप्यूटर से मिलकर ही सर्वर बनते हैं। मैं बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए 10th क्लास का रिजल्ट आया, स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड जिस भी रिजल्ट का हो, मान लीजिए स्टेट बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड ने अपने यहाँ पे कंप्यूटर्स पे उस रिजल्ट को सेव करके रखा हुआ है। आप या मैं उस रिजल्ट को अगर देखना चाहते हैं तो हम उनकी वेबसाइट्स पे जाते हैं, अपना रोल नंबर टाइप करते हैं, तो उनके कंप्यूटर में रखी हुई वो फाइल्स हमारे कंप्यूटर पर शो हो जाती हैं इंटरनेट की मदद से। लेकिन वो डेटा जो स्टोर करते हैं वो किस तरह से स्टोर किया जाता है, वो स्टोर करने का एक तरीका, उससे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, वितरित कार्यप्रणाली। इसमें क्या होता है, सभी रिजल्ट्स को एक ही कंप्यूटर पे सेव ना करके रिजल्ट्स को अलग अलग भागों में बांट के अलग अलग कंप्यूटर में सेव कर दिया जाता है। इससे क्या फ़ायदे होते हैं, इससे ये फ़ायदा होता है कि जब एक कंप्यूटर बिजी होता है
तो बाकी की रिक्वेस्ट दूसरे कंप्यूटर पे फॉरवर्ड हो जाती है। देखिए, एक तरीका ये है कि सारे रिजल्ट की कॉपी करके 10 कंप्यूटर पर रख दी जाए, लेकिन वो तरीका गलत है क्योंकि इसमें स्टोरेज ज़्यादा जाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका उन्होंने ये अप्लाई किया, मान लीजिए 100 बच्चों का रिजल्ट है तो 10 कंप्यूटर हैं, तो कुछ कंप्यूटर पे 15 बच्चों का रिजल्ट डाल दिया, कुछ पे 20 बच्चों का, कुछ पे 10 बच्चों का, यानी उन्हीं 100 रिजल्ट्स को 10 कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कोई अगर रोल नंबर एंटर करता है, वो रोल नंबर सारे कंप्यूटर में ढूंढा जाएगा और जहां वो रिजल्ट मिल जाएगा उस कंप्यूटर की एक्सेस हमें मिल जाएगी। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है आपको पता ही है, सर्वर बिजी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे तो काफ़ी लोग सर्च कर रहे होते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड की मदद से हम स्टोरेज को बचा सकते हैं और आराम से अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो कम्युनिटी हार्डवेयर पर, यानी कि जो अलग अलग तरह के हार्डवेयर से अलग तरह के कंप्यूटर जो आपस में कनेक्टेड, इन पर डेटा रखा हुआ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करके रखा जाता है। रखने के कई सारे फ्रेमवर्क हो सकते हैं, फ्रेमवर्क का मतलब रखने का तरीका। तो यहाँ पे हम इसका जो आंसर है वो वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, एक वितरित फाइल सिस्टम है जिसे कम्युनिटी हार्डवेयर चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका नाम है हडूप। वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ये एक फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से यहाँ पे फाइलों को डिस्ट्रीब्यूट करके कम्युनिटी हार्डवेयर पर यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बड़े रिकॉर्ड्स को अलग अलग सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इस फ्रेमवर्क की मदद से। गूगल, याहू या ग्लिस्टर इसका यूज़ नहीं किया जाता, यहाँ पे हुडूप का यूज़ किया जाता है। तो हुडूप मतलब फ्रेमवर्क है, हार्डूप उसको बोला जाता है, वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। वह चार्ट क्या कहलाता है जिसमें एक श्रृंखला में आंकड़ों के बिंदुओं को ऊर्ध्व और क्षितिज यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल रेखाओं द्वारा मिलाते हुए सीढ़ी आकृति वाला प्रसार निर्मित किया जाता है। देखिए, नॉर्मल से आता है स्टेप चार्ट, स्टेप्स एक एक स्टेप करके जो बढ़ता है, यानी प्रोसेस चार्ट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो किसी चीज़ की प्रोसेस को बताना है या स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए दिखाना है, तो यहाँ पे हम स्टेप चार्ट का यूज़ करते हैं। सरफेस चार्ट, रेडार चार्ट, बार चार्ट ये काफ़ी अलग है। रेडार के जैसे गोल गोल सर्कल्स में इस तरह से बनाया जाता है, जबकि बार चार्ट तो आप जानते हैं हॉरिजेंटल्स ही होते हैं, यानी बार के फॉर्म में, कॉलम्स के फॉर्म में होते हैं। सरफेस चार्ट सरफेस में आते हैं। स्टेप चार्ट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं श्रृंखला में, तो यहाँ पे हम स्टेप चार्ट का यूज़ करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर बहुत सारी श्रेणियों हो या मान लगभग हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे? तो अगर देखिए बहुत सारी जब सीरीज बनती है या मान लगभग एक जैसे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं मैक्रो के बिना लाइट चार्ट का। देखो, पाई चार्ट एक एरिया वाइज दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है और डोनट चार्ट भी उस जैसा ही होता है, लेकिन मैक्रो चार्ट जो है वो इस तरह से बताया जाता है। यहाँ पे आप बिना लाइन चार्ट के यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा ये वाला, क्योंकि थोड़ा अलग है। मैं कोशिश करूँगा कि एक्सेल जब आपको समझाऊँ तब एक बार इसको यूज़ कर लो। आप अभी के लिए बस इतना याद रखें, मैक्रो के बिना लाइन चार्ट आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आगे एक बार और डिस्कस करूँगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर यूटिलिटी का प्रयोग कर स्थिति का पता लगाया जा सकता है और उसे कंप्यूटर से हटाया जा सकता है। ये क्या है? देखिए, सबसे पहले आपको कुछ शब्द समझने होंगे। सॉफ्टवेयर यूटिलिटी मतलब होता है कोई सॉफ्टवेयर जो किसी पर्टिकुलर एक काम करने के लिए बनाया गया है, जिसका हमें कोई काम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर यूटिलिटी प्रयोग क्या करता है? एडवेयर की स्थिति का पता लगाने में। ये एडवेयर क्या होता है? एडवेयर मतलब इंटरनेट पर आ रहे वेबसाइट्स पे विज्ञापन। आप जब भी कोई वेबसाइट्स खोलते हैं तो वहाँ पे आपको कई तरह के विज्ञापन देखने को मिलते हैं। आप गूगल क्रोम पे भी अलग से कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंशन डाउनलोड करने के बाद कि आप देखेंगे जब गूगल क्रोम की सेटिंग्स में, तो आपको यहाँ पर मोर टूल्स में एक्सटेंशन करके मिल जाएगा। आप यहाँ पे एक न्यू एक्सटेंशन में एड ब्लॉकर एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर यूटिलिटी है। इसकी वजह से वेबसाइट पर अगर कोई विज्ञापन आ रहा होगा तो आप उसे ब्लॉक कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगा। आपको बस उस सॉफ्टवेयर को, अपने प्लगइन्स को अपने क्रोम पे इंस्टॉल करना है। तो ये क्या करता है? आ रहे विज्ञापनों को पता लगाता है और उनको कंप्यूटर से हटाया जा सकता है। ये एक ऐसी यूटिलिटी होती है। किसको हटाया जा सकता है? एडवेयर मतलब एडवर्टाइजमेंट। तो कमांड हार्डवेयर प्रोग्राम, ये ना आंसर कुछ भी नहीं है, एडवेयर है। और एडवेयर का मतलब आप समझ गए, इंटरनेट पर आने वाले वेबसाइट्स पे विज्ञापन, उनको हटाने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी यानी कुछ एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं उन एड्स को हटाने के लिए। इन एप्स एक एग्जाम्पल है एड ब्लॉकर, आप इसका भी यूज़ कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी को अधिकृत करने के लिए बुनियादी विधि नहीं है। अधिकृत मतलब उसको एक्सेस प्रोवाइड करना। तो जितनी वेबसाइट्स हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको जो परमिशंस देते हैं वो आपके पासवर्ड, ओटीपी या बायोमेट्रिक से ही देते हैं। नाम से नहीं कर सकते क्योंकि नाम एक जैसे होते हैं, कॉमन है। यूनिक आइडेंटिटी के लिए पासवर्ड, ओटीपी और बायोमेट्रिक का यूज़ किया जाता है। तो बायोमेट्रिक मतलब आपके थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट की मदद से या आंखों से आप कर सकते हैं। इसके अलावा
OTP का मतलब आपके पास वन टाइम पासवर्ड, मोबाइल पे जो आएगा कोड आप उसको डाल सकते हैं, और पासवर्ड जो आपने सेट किया होगा यूनिक, वो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। नाम से अकेला लॉगिन नहीं हो सकता, इसमें बुनियादी विधि कौन सी नहीं है, नाम नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बूट डिवाइस ऑर्डर के लिए CMOS को खोजता है, बूट सेक्टर के लिए जांच करता है। तो ये क्या क्वेश्चन है? देखिए बूट क्या होता है, बूट का मतलब होता है स्टार्टिंग। जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग जो होता है उसे हम बूटिंग करना बोलते हैं। और बूटिंग जब बूटर करता है तो बूटिंग में क्या होता है, कभी भी आप देखना जब भी कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी डिवाइस को जब आप स्टार्ट करते हैं तो एकदम से स्टार्ट नहीं होती, थोड़ा टाइम वो ज़रूर लेती है। वो टाइम क्या होता है, वो एक टेस्टिंग का टाइम होता है, जहाँ पे वो टेस्ट करती है। क्या टेस्ट करती है? BIOS यानी कि बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि उस कंप्यूटर उस डिवाइस से जुड़े हुए सारी डिवाइसेस सही से काम कर रही हैं या नहीं, इसकी एक छोटी सी जांच होती है। इसी को हम बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट और सिस्टम को चेक किया जाता है बूट सेक्टर में। इस पूरी प्रोसेस को पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बोला जाता है। पोस्ट, तो पोस्ट क्या काम करता है? पोस्ट बायोस को चेक करता है, यानी बेसिक इनपुट और सिस्टम को चेक करता है। तो बूट डिवाइस ऑर्डर के लिए CMOS को खोजता है और बूट सेक्टर के लिए जांच करता है बायोस की। तो बूट सीक्वेंस, बूट लोडर और बूट स्ट्रैप, यहाँ पे इसका आंसर नहीं है, यहाँ पे इसका आंसर बायोस है। तो आप इसको ध्यान रखें। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो बूट होते समय CMOS को खोजता है और बूट सेक्टर के लिए जांच करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे लाइनेक्स में वर्तमान समय को बदलने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो देखिए लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज होता है, यूनिक्स होता है, MS-DOS होता है, उस तरह से लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे लाइनेक्स में एक कमांड होती है, जैसे डॉस में एक कमांड होती है, ये आपको याद ही रखना होगा। टाइम डेट, ठीक, टाइम डेट CTL, सेट टाइम HHMMSS, ये इसका फॉर्मेट है। तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप इसको याद रखें कि टाइम लाइनेक्स में आप टाइम डेट को इस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। वेब क्रॉलर को भी कहा जाता है वेब स्पाइडर। वेब क्रॉलर क्या होते हैं? इंटरनेट पे कई तरह की वेबसाइट्स, कई तरह की कंटेंट पब्लिश पर सेकंड होते ही रहते हैं। पॉसिबल नहीं है कोई ह्यूमन इसको बैठ के जांचे, तो यहाँ पे क्रॉलर की मदद ली जाती है। क्रॉलर एक तरह के रोबोट्स आप बोल सकते हैं, या एक तरह के सॉफ्टवेयर्स ही हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क करते हैं और स्पेसिस वेबसाइट्स या हार्मफुल वेबसाइट्स को ढूंढते हैं, या इस तरह का कंटेंट को ढूंढते हैं जो सही नहीं है उस वेबसाइट के लिए, उसको रिमूव करते हैं, उसकी रिपोर्ट करते हैं। ये सारे काम वेब क्रॉलर करते हैं। वेब क्रॉलर ही हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च में लाते हैं, और कई तरह के काम बहुत सारे ऑटोमेटिक वेब क्रॉलर करते हैं। कई बार इनसे गलती भी हो जाती है तो फिर मैनुअली इसको सही किया जाता है। लेकिन वेब क्रॉलर आप ऐसे समझें, वेब क्रॉलर मीन्स ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर्स जो वेबसाइट को जांचते हैं एक तरह से। तो इन्हीं को वेब स्पाइडर भी बोला जाता है। जैसे मकड़ी जो है जाले बुनते हुए पूरे चीज़ को कवर कर देती है, ऐसे वेब क्रॉलर भी सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके बहुत ही अच्छे तरीके से हमें प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे वेब क्रॉलर को क्या कहा जाता है? वेब स्पाइडर। तो वेब क्रॉलर आपको पता होना चाहिए, और इसको एक नाम जो है वेब स्पाइडर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे। निम्न में से कौन सी चिप्स विशेष रूप से 3D इमेज को प्रदर्शित करने और उसे जोड़कर संबंधित प्रसंस्करण आवश्यकताओं को संभालने के लिए डिजाइन की गई है? तो ग्राफिक्स को प्रोसेसर्स, तो 3D इमेजेस को प्रदर्शित करने और उसे जोड़कर लाने के लिए ग्राफिक्स का यूज़ किया था। तो ग्राफिक्स, यहाँ पे ग्राफिक्स को प्रोसेसर इसका सही आंसर है। CISC चिप्स, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोसेसर और कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर। तो देखिए दोनों तो बहुत ही अलग चीज़ है। कंट्रोल तो केवल कंट्रोल करता है और अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। CPU के पार्ट्स में बात करते हैं। CISC चिप्स ये थोड़ा डिफरेंस है। मैं एक बार इसको आपको गूगल पे सर्च करके दिखाता हूँ। CISP का मतलब क्या है यहाँ पे? देखिए कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंप्यूटर, ये इसका फुल फॉर्म आया है यहाँ पे। एक कंप्यूटर विच इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन में प्लेटफॉर्म मैनी ऑपरेशन एंड टेक मैनी साइकिल टू एग्जीक्यूट इन कंट्रास्ट विद रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ कंपोनेंट्स। यानी कि यहाँ पे एक कंप्यूटर प्रोसेस की बात हो रही है यहाँ पे, जबकि ये क्वेश्चन पूछा गया है वो इमेज से रिलेटेड पूछा गया है, यानी कि ये तीनों इसके आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है ग्राफिक्स को प्रोसेसर है। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं कि इमेजेस की बात चल रही है और ग्राफिक्स, तो आप इससे इसको आंसर को आराम से मैच कर पाएंगे। जबकि CU कंट्रोल यूनिट प्रोसेसर का एक हिस्सा है, ALU भी प्रोसेसर का एक हिस्सा है, और इसे काम करने की चिप्स जो हैं वो CISC के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर है ग्राफिक्स को प्रोसेसर, इसको ध्यान रखें आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। प्रिंटर एक, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, और आउटपुट डिवाइस वो होती हैं जिनसे कंप्यूटर हमें रिजल्ट देता है। आउटपुट डिवाइस के एग्जांपल्स वेब कैम, प्रिंटर, स्पीकर, ग्राफिक्स कार्ड, ये आउटपुट डिवाइस में आते हैं। ये तो
अलग ही क्वेश्चंस हो गए, तो इनकी बात ही नहीं करना चाहिए। इंटरनेट प्रोवाइडर तो वो होता है जो हमें इंटरनेट के प्रोवाइड करता है, नेटवर्क इंटरफेस नेटवर्क तक हमें पहुंच प्रदान कराता है। तो आउटपुट जो है इसका सही आंसर है प्रिंटर का आउटपुट डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग की गुणवत्ता को कैसे निर्धारित किया जाता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रिंटिंग की गुणवत्ता को प्रति इंच में डॉट की संख्या कितनी है इसके ऊपर निर्धारित किया जाता है। देखिए, डॉट मैट्रिक्स एक ऐसा प्रिंटर होता है जहां पर कितने डॉट्स बन रहे हैं हर इंच में, इसके ऊपर उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। जैसे इमेजेस में पिक्सेल्स होते हैं, बिल्कुल वही आप पिक्सेल्स के फॉर्म में ले सकते हैं डॉट्स को। तो याद रखें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में प्रति इंच डॉट की संख्या पर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, किसी प्रिंटर को किसी नेटवर्क से संयोजित करते समय कंट्रोल पैनल में किस पर क्लिक करना होता है। तो हार्डवेयर एंड साउंड पर। ये अंदर का क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल के अंदर। तो प्रिंटर पर, डिवाइस पर नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमें मिलते हैं हार्डवेयर एंड साउंड पर। सिस्टम एवं सिक्योरिटी पर तो बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना। तो प्रिंटर को किसी नेटवर्क संयुक्त करने के लिए हमें हार्डवेयर एंड साउंड पर क्लिक करना है, क्योंकि डिवाइस और प्रिंटर ऐसा कोई ऑप्शन वहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो आपको हार्डवेयर एंड साउंड पर क्लिक करना होगा। तो उम्मीद है आपको 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आने वाली वीडियो तो हम आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, वीडियो बड़ा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।